हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में उद्देशिका के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। हमारे ऑप्शन हैं, मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या ऑप्शन नंबर डी, संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्ताव में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। हमारे ऑप्शन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला ऑप्शन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला ऑप्शन है, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हमारा लास्ट ऑप्शन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अगला ऑप्शन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला ऑप्शन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। लास्ट ऑप्शन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य की थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या ऑप्शन डी, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। हमारे ऑप्शन है, जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, या डी बसो। सही जवाब है जी ऑस्टिन। दोस्तों, जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे।
इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघी क्वासी फेडरल संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार या नागरिकता में, लास्ट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? हमारे ऑप्शन हैं बंधुत्व, संप्रभुता, समानता या अखंडता। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी अखंडता। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमारे ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं, अगला ऑप्शन है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अगला ऑप्शन है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या लास्ट ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है पंथ निरपेक्ष राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? हमारे ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, अगला ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, अगला ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या लास्ट ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बेरूबारी विवाद, या ए के गोपालन विवाद, या प्रिवी पर्स विवाद, लास्ट ऑप्शन है आखिरी ऑप्शन है केशवानंद भारती विवाद।
दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में ये प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अगला है भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। अगला ऑप्शन है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और लास्ट है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, सभी कथन सही हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो दोस्तों ये थे उद्देशिका से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।